हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस की महत्वपूर्ण 1000 महासंग्राम सीरीज का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम सभी किताबों से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसका हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इस महत्वपूर्ण वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, हमेशा की भांति बिना देर किए हुए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के प्रजनन और व्यवस्था को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के प्रजनन और व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मधुमक्खियों के प्रजनन और व्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एपी कल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एपी कल्चर, एपी कल्चर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, ये सिल्वी कल्चर है। सिल्वी कल्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वनों एवं वन्य संसाधनों के विकास के बारे में हम लोग सिल्वी कल्चर में पढ़ते हैं। सेरीकल्चर जो हो गया, सेरीकल्चर में हम लोग जानते हैं कि कल्चर में रेशम कीट रेशम कीट पालन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रेशम कीट पालन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एपी कल्चर, ये मधुमक्खियों के बारे में अध्ययन हो ही गया। और ये जो पीसी कल्चर है, ये ये मत्स्य या मछली पालन, ये मत्स्य या मछली पालन का अध्ययन जो हो है, ये पीसी कल्चर, ये मछली पालन, ये पीसी कल्चर में होता है। तो सिल्वीकल्चर जो हो गया वो वन एवं वन संसाधनों के विकास के बारे में, सेरीकल्चर जो हो गया वो रेशम कीट पालन के बारे में, एपी कल्चर मधुमक्खियों के बारे में, और पीसी कल्चर मछली पालन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? ये क्वेश्चन है, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब कोलकाता हो जाएगा। इसका सही जवाब कोलकाता हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिलिंद। ये जो मिलिंद है, ये एक समय के नहीं थे। तो ये बिंबिसार को हम लोग लें, तो बिंबिसार को हम लोग देखेंगे, तो बिंबिसार ने, इसने क्या किया था? ये हरेक हरेक राजवंश की स्थापना जो है, ये किसने की थी? ये बिंबिसार ने की थी। हरेक राजवंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। कब की थी? तो कहीं कहीं ये 543 लिखा रहता है, और कहीं कहीं 544। ये 543 या 544 के ईस्वी में, ये ईसा पूर्व में, ये राजगद्दी पर बैठे थे। तो विकिपीडिया के अनुसार 543 जो है, इसका सही जवाब है। 543 ईस्वी में ये हरेक राजवंश की स्थापना की और राजगद्दी पर बैठे थे। गौतम बुद्ध को देखेंगे, तो गौतम बुद्ध को हम लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म जो है, ये 563 ईस्वी पूर्व, ये कहाँ पर हुआ था? ये लुम्बिनी, ये लुम्बिनी जो अभी फिलहाल में नेपाल में पड़ता है, ये लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। यहीं पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो है 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। इससे कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ देता है, गौतम बुद्ध से कभी कभी क्वेश्चन एक और पूछ देता है कि गौतम बुद्ध कौन से वंश से संबंध रखते थे? तो ये कौन से वंश से दोस्तों? ये इक्ष्वाकु वंश। कौन सा? इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। और ये
इक्ष्वाकु वंश में कौन से? ये शाक्य कुल से संबंधित थे। इक्ष्वाकु वंश के शाक्य कुल से गौतम बुद्ध संबंधित थे। प्रसेनजीत है, ये जो प्रसेनजीत है, ये कोसल साम्राज्य के राजा प्रसेनजीत थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है, ये किलोवाट एम्पियर में हम लोग व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव कान ध्वनि के डेसिबल को सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है। यानी जो मानव कान है, वो कितने डेसिबल तक सुरक्षित सहन कर लेता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार है, ये 120 डेसिमल जो है, ये 120 डेसिमल को सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है। तो हम लोग देखेंगे, मानव कान जो है, ये कौन सा ध्वनि सुनता है? ये ऑडिबल साउंड या इसी को हम लोग श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। ये श्रव्य ध्वनि तरंगे जो हैं, ये कहाँ से कहाँ तक होती है? ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है, ये श्रव्य तरंगे कहते हैं, या इसी को ऑडिबल साउंड कहते हैं हम लोग। अब देखते हैं, एक होता है अपश्रव्य तरंग, वो तो श्रव्य हो गया। एक अपश्रव्य तरंग हो गया। अपश्रव्य तरंग जो होता है, ये क्या होता है? तो ये तरंग जो होती है, ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है अपश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे जो हो गई, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हो गई। अपश्रव्य तरंगे हो गई 20 हर्ट्ज से कम। और एक होता है पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग, ध्वनि तरंग, ये ध्वनि तरंगे होती हैं। ये कहाँ से होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक तरंगे होती है, उसी को हम लोग पराश्रव्य तरंग कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ध्वनि तरंगों के 3 प्रकार के बारे में समझ गए, श्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? भारत की सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का सर्वाधिक अनुदान किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घरेलू क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? तो ये घरेलू क्षेत्र में जो सकल घरेलू बचत है, उसका सर्वाधिक योगदान जो है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीवी देसाई जो है, ये गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबुर्नी अलबुर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबुर्नी जो है, किसके शासनकाल में इतिहासकार था दोस्तों? तो ये अलबुर्नी जो था, ये मोहम्मद गजनवी ये जो महमूद गजनवी जो थे, इन्हीं के शासनकाल में इतिहासकार था। अलबुर्नी जो है, ये कहाँ का इतिहासकार था? तो ये अलबुर्नी जी का जन्म जो है, अलबुर्नी का जन्म, ये यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं। अलबुर्नी का जन्म, ये जन्म जो है, उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान में हुआ था। और उज्बेकिस्तान में पूछे कहाँ पर हुआ था? तो एक ख्वारिज़म जो शहर है, वहीं पर इनका अलबुर्नी का जन्म हुआ था। अलबुर्नी जो थे, ये क्या थे? तो ये अरबी और फारसी के महान ज्ञाता थे। ये अरबी और फारसी के महान ज्ञाता थे। यानी ये अरबी भाषा और फारसी भाषा में महारत हासिल किए हुए थे। ये महारत हासिल किए हुए थे। और इनकी एक प्रमुख किताब भी पूछी जाती है। इनकी ये किताब है, किताब उल किताब उल हिंद। इन्हीं के द्वारा एक रचित किताब है। किनके द्वारा? अलबुर्नी के द्वारा एक रचित किताब है, जिसका नाम
किताब उल हिंद है। तो किताब उल हिंद किसकी संरचना है? तो ये अलबुर्नी की संरचना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी को कहाँ एकत्रित किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी को कहाँ एकत्रित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सिंगापुर। ये सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी को एकत्रित सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था। तो ये कब पेश किया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 अक्टूबर। ये 4 अक्टूबर 1917 को चंपारण के नील किसान के मामले में संबंधित जांच प्रतिवेदन सरकार के द्वारा सर्वसम्मत से प्रतिवेदन पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों झंडा दिवस जो है ये 7 दिसंबर को 7 दिसंबर को हम लोग झंडा दिवस मनाते हैं। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण न्यूनतम होता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है ये न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है उसका मान न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्यूपंक्चर क्या है? ये एक्यूपंक्चर क्या है? ये एक्यूपंक्चर एक उपचार करने की पद्धति है जिसमें सुई चुभोकर सुई चुभोकर बीमारी का इलाज किया जाता है। इसी को एक्यूपंक्चर कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? ये एक उपचार की पद्धति होती है जिसमें सुई चुभोकर बीमारी का इलाज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से माल्थस का सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ वे हैं जो ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ वे हैं जो क्या होते हैं? ये फेरोमैग्नेटिक दोस्तों, तो एक फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक ये क्या होते हैं? तो ये फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं ये चुंबक से ये चुंबक से आकर्षित होते हैं। ये फेरोमैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं ये चुंबक से आकर्षित होते हैं। तो जो जो तीन प्रकार है इसका, एक फेरोमैग्नेटिक हो गया, दूसरा जो होता है पैरामैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक यानी कि इसी को हम लोग अनुचुंबकीय कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये फेरोमैग्नेटिक जो है इसको हम लोग लौह चुंबकीय इसको हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये फेरोमैग्नेटिक को हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन सा होता है दोस्तों? जैसे निकेल हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट हो गया और आयरन यानी कि लोहा। ये जो निकेल, लोहा, कोबाल्ट जो हो गया इसी को हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी पदार्थ कहते हैं। और एक पैरामैग्नेटिक हो गया। तो पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं दोस्तों? तो यह चुंबक से बहुत ही कम आकर्षित होता है। यानी कि ये जो फेरोमैग्नेटिक हो गया ये तेजी से चुंबक को आकर्षित करता है, यानी कि चुंबक के द्वारा तेजी से आकर्षित होता है। ये पैरामैग्नेटिक हो गया जो चुंबक से बहुत कम बहुत कम आकर्षित होता है। ये चुंबक से बहुत कम आकर्षित होता है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ जो होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे? तो इसका एग्जाम्पल है सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया और ये एल्यूमिनियम हो गया।
एल्यूमिनियम हो गया। ये जो है ये पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। तीसरा एक होता है इसी में, तीसरा होता है डाईमैग्नेटिक। ये डाई डाईमैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इसी में। इसी को हम लोग प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। डाईमैग्नेटिक को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो यह जो पदार्थ होता है, यह चुंबक से आकर्षित आकर्षित न होकर प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। ये प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ हैं, ये चुंबक से आकर्षित न होकर प्रतिकर्षित होते हैं। इसका हम लोग दो तीन एग्जाम्पल देख लेंगे। तो इसका दो तीन एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये तांबा हो गया, नमक हो गया, सोना हो गया। ये जो तीनों है, ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस या प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारतीय नृत्य है? तो ये उत्तर भारत का नृत्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर भारत का नृत्य कौन सा है? तो ये उत्तर भारतीय उत्तर भारतीय जो नृत्य है, इसमें से कौन है दोस्तों? तो ये कथक जो है, इसी को हम लोग उत्तर भारतीय नृत्य कहते हैं। ये जो कथक है, ये उत्तर भारतीय नृत्य है। अब यहाँ पर ऑप्शन एक है कथकली। ये जो कथकली है, ये कहाँ का है दोस्तों? कथकली का हम लोग जानते हैं, यह केरल का नृत्य कथकली है। ये कुचिपुड़ी जो है, ये कहाँ का है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश की नृत्य कला जो है, ये कुचिपुड़ी है। यहीं पर जो भारतनाट्यम है, ये कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु का नृत्य जो है, उसको हम लोग भारतनाट्यम कहते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंट तथ्य हो गया। हम लोग 17 नंबर देखेंगे। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, ये कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये जो मंगलोर की संधि जो हुई थी, ये जो मंगलोर की संधि जो हुई थी, इसी के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, ये मैराथन कभी बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग दोस्तों देख रहे हैं, ये पिछली कई बार परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है और आने वाली सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए काफी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमने चुन चुन कर, ये जो मैराथन वाली सीरीज जो चल रही है, ये जो मैराथन जो सीरीज चल रही है, महासंग्राम 1000 महासंग्राम सीरीज जो चल रही है, उसका ये पार्ट 2 में, ये जो इसमें भी हम 50 क्वेश्चन लिए हुए हैं। इसी तरह हम आप लोगों को 1000 क्वेश्चन ये महासंग्राम सीरीज में हम बताएंगे। तो ये मैराथन दौड़ कितनी लंबी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 मील 385 गज जो है, ये मैराथन दौड़, ये मैराथन दौड़ जो है, ये 26 मील 385 गज हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, अलेक्जेंडर की सेना ने ब्यास नदी पर पार करके पूर्व की ओर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये जो अलेक्जेंडर की सेना थी, वो ब्यास नदी पर ही आकर रुक गई थी और पार करने के पूर्व ही आगे बढ़ने से इन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये क्यों इनकार कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वह मगध की सेना से डर गई थी, वह घर से बहुत दूर आ गई थी,
उन्हें घर की याद आ रही थी। तो ये जो तीनों कथन है, ये जो इसका तीनों कथन है, ये तीनों कथन इसका सही है, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये नालंदा जो था, ये बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। तो आप लोग ये क्वेश्चन एसके ग्लोबल क्लासेस पर देख रहे हैं। आप लोग ये क्वेश्चन एसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। और आप लोग को अगर ये मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका यही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल पर दूसरा वीडियो डालने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे। 23 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था नहीं प्रदान करता है? ये भारतीय संविधान जो है किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। तो राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था जो है हम लोग का भारतीय संविधान नहीं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है और भंग नहीं किया जा सकता है? यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है चारों में से जिसको तो समाप्त किया जा सकता है और उसको भंग नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है और इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसका सही जवाब राज्य विधान परिषद ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप कर वापस लौट गए थे? तो जब चंपारण आंदोलन समाप्त हो गया था, जो कि तिनकटिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था, तो गांधी जी मोतिहारी का कार्यालय किसको कार्यभार सौंप कर लौट गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनकधारी प्रसाद जी को इन्होंने कार्यभार सौंप कर लौट गए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रसिद्ध कवि बिलहन। प्रसिद्ध कवि जो बिलहन है, ये किसका दरबारी कवि था? ये जो बिलहन जो था, ये किसका दरबारी कवि था? तो बिलहन जो था, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इन्हीं का ये दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब 180 डिग्री देशांतर जो हो गया, इसी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय, ये अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है, हम लोग इसी को कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को हम लोग अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर निम्नलिखित प्रौद्योगिकी द्वारा महिला के गर्भ में भ्रूण की स्पष्ट तस्वीर देख सकता है, वह कौन सी तकनीक है दोस्तों? तो यह सी है, ये अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का हम लोग नाम बहुत बार सुने हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही गर्भ में पल रहे भ्रूण की स्पष्ट तस्वीर देखी जा सकती है, ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, गांधी जी के आदर्शों पर चलने चलने वालों में किसे संदर्भित किया गया है? ये जो गांधी जी के आदर्श पर चलने वाले थे, इसको ये इसमें से जो चार ऑप्शन है, इसमें से किनको संदर्भित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी राज गोपालाचारी जी को गांधी जी के आदर्शों पर चलने वालों में से संदर्भित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक। ये कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है दोस्तों कि जरासंध की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी। तो राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गुप्त काल में माना जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से थे? ये राजा भोज जो थे, ये किस राजवंश से थे?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमार वंश से राजा भोज का संबंध। ये राजा भोज, राजा भोज, ये कौन वंश? परमार वंश। तो राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था दोस्तों? तो इसका सही जवाब मोहनजोदड़ो, ये जो मोहनजोदड़ो जो है, यहीं से विशाल स्नानागार मिला था। तो हमारे ही यूट्यूब चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोगों को इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो मिल जाएगा। एसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोगों को हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक विस्तृत वीडियो मिल जाएगा। उसमें जितने सारे सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी प्रश्न है, वो सारे प्रश्न को डिटेल में कवर वहां पर किया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी के नाम क्या है? ये जो सोमेश्वर की पहाड़ी है, इससे निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ये कौन सी नदी है दोस्तों? तो ये बुढ़ी गंडक जो नदी है, ये सोमेश्वर की ये पहाड़ी से सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? तो ये बुढ़ी गंडक जो नदी हो गई, वो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, एक लक्ष्य किसके बराबर होता है? ये लक्ष्य जो होता है, ये किसके बराबर होता है? एक लक्ष्य किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 ल्यूमेन पर वर्ग मीटर जो है, ये एक लक्ष्य उसके बराबर होता है। एक लक्ष्य किसके बराबर होता है? तो 1 ल्यूमेन पर वर्ग मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो ये ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन है, ये किस पर निर्भर करता है निर्वाचन कराना? तो ये किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये राज्य सरकार द्वारा ये राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है कि निर्वाचन कब कराना है। तो ये राज्य सरकार का दायित्व है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक व्यक्ति, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2 से अधिक जब निर्वाचन क्षेत्र होगा, यानी कि दो निर्वाचन क्षेत्र से दो निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उससे अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, ये निम्नलिखित में से किस राजवंश के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी? तो कौन सा राजवंश था जिसके पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी? तो वो जो ये चोल राजवंश जो है, ये चोल राजवंश जो थे, इसके पास शक्तिशाली नौसेना थी। तो चोल राजवंश जो है, इसका शासनकाल ये 9वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक बहुत ही शक्तिशाली बहुत ही शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य हिंदू साम्राज्य था। ये 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक चोल राजवंश का साम्राज्य था। और इसके कुछ महत्वपूर्ण राजा का हम लोग नाम हमेशा सुनते हैं। महत्वपूर्ण राजा जो हो गए इसके, राजा राज राजा राज चोल वन, जो इसके प्रतापी राजा थे, इनका शासनकाल दोस्तों 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक इनका जो शासनकाल है, राजा राजचोल का वन का, ये शासनकाल माना जाता है। एक और इसमें राजा आते हैं, ये राजेंद्र चोल, जिनका नाम हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा। इनका नाम है, ये हिस्ट्री में इनका नाम हमेशा सुनने को मिलता है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये शासनकाल 1012 से 1044 ईस्वी तक
इनका शासनकाल चोल वंश में रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर के उत्तर में बागमती नदी बिहार में गंगा में मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर के उत्तर में गंगा नदी में बागमती नदी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, गांधी युग के प्रारंभिक वर्षों में सरोजिनी नायडू द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? तो गांधी युग के प्रारंभिक वर्षों में सरोजिनी नायडू द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत के रूप में संदर्भित किया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, द गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? द गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1911 ईस्वी में, कालांतर में मुंबई में 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो ये किस उपलक्ष्य में बनाया गया था दोस्तों? तो ये जॉर्ज किंग जॉर्ज पंचम एवं उस रानी मैरी की प्रथम भारत यात्रा के स्मृति में ये द गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। द गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो किंग जॉर्ज पंचम एवं रानी मैरी की प्रथम भारत यात्रा की स्मृति में ही 1911 में, ये 1911 में मुंबई में द गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह का खाद है? तो ये वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह का खाद है? तो इसका हम लोग जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट जो होता है ये केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक उत्पाद खाद होता है। ये कौन सा होता है? ये केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद जो होता है इसी को हम लोग वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक अस्थिरता के आधार पर पहली बार देश में आपातकाल कब लगाया गया था? आंतरिक अस्थिरता के आधार पर पहली बार देश में आपातकाल कब लगाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 ईस्वी में ये पहली बार आपातकाल आंतरिक अस्थिरता के आधार पर लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है, तो जब भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जब विकसित होती है तो वहां पर क्या होता है? ऑप्शन है, राष्ट्रीय उत्पादों के में कृषि का अंश घटता है, उद्योगों का अंश बढ़ता है, कृषि में लगे हुए लोगों की संख्या घटती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उद्योगों का अंश बढ़ता है। यानी कि जब भी कोई अर्थव्यवस्था डेवलप होगी तो वहां पर उद्योग कल कारखाने का जो संख्या है वो बढ़ते जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्र की प्रति सेकंड घूर्णन किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रॉबोस्कोप के द्वारा ये उड़ते हुए चक्कों की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है, नीति निर्देशक सिद्धांत मांग करता है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये क्या मांग करता है दोस्तों? तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। संविधान को सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाना, यही नीति निर्देशक सिद्धांत मांग करता है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत क्या मांग करता है? तो संविधान को सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था?
ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म ये कटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कटक में हुआ था। कटक में हुआ था। कटक कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। और नेताजी का जन्म कब हुआ था? तो नेताजी का जो जन्म है वो दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जनवरी, ये 23 जनवरी, ये नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। तो इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी फौज का गठन किया गया था, जिसका नाम आजाद हिंद फौज जो था, इसका गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और इनके प्रमुख नारे हम लोग देख लें, इनके द्वारा जो प्रमुख दो तीन नारे दिए गए थे, ये पहला हो गया दिल्ली चलो। ये दिल्ली चलो जो नारा हो गया, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। दूसरा नारा जो है, ये जय हिंद जो है, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। तीसरा नारा है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तीन महत्वपूर्ण जो नारे हुए, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। तो इनका जन्म उड़ीसा कटक 1897, ये में कटक में, ये जो कटक है ये उड़ीसा कटक में हुआ था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? वह मुगल सम्राट जो जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वो कौन था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। औरंगजेब जो था, इसका अभिषेक 2 बार हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बीपीएससी, बीपीएसएससी और यूपीपीएससी, बिहार एसएससी का जो सीजीएल एग्जाम होता है, वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और बिहार दरोगा में कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि वो मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? तो ये औरंगजेब इसका सही जवाब हो जाएगा। औरंगजेब इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है। सभी संघीय प्रदेशों में केवल एक में अपना उच्च न्यायालय है। मतलब जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से किसमें अपना एक उच्च न्यायालय स्थित है? यह संघीय प्रदेश कौन सा है? तो ये संघीय प्रदेश, ये दिल्ली जो हो गया, इसमें अपना उच्च न्यायालय स्थित है। इस ऑप्शन में चंडीगढ़ में नहीं है, दमन द्वीप में नहीं है, पौंडीचेरी में नहीं है, लेकिन ये जो दिल्ली, जो ये राज्य हो गया, ये दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इसमें अपना उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है। तो मनुष्य का समान तापक्रम दोस्तों कितना होता है? तो ये 49 का सही जवाब ए हो जाएगा। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर होती है। और अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, ये मनुष्य का समान तापक्रम, ये सेंटीग्रेड पैमाने पर होता है। और ये 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो हो गया, ये फ़ारेनहाइट पैमाने पर होता है। तो दोस्तों, आज का सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। आज के इस मैराथन, ये महासंग्राम महासंग्राम पार्ट 2 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण कौन सा है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण होता है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। इसका सही जवाब बी, धूल कण हो जाएगा। इसका सही जवाब धूल कण हो जाएगा।
तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए हैं और आज का हम लोग का होमवर्क क्वेश्चन जो हमेशा की भांति हम देते हैं, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और ये भी बताना है कि 50 क्वेश्चन में आप लोग को कितना करेक्ट हुआ और कितना रॉन्ग हुआ, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से जरूर दें। तो इसका सही जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग खराब हो जाता है? मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग खराब होता है? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का सेशन अब यहीं पर समाप्त होता है और अगले फिर एक वीडियो में अपने मैं यूट्यूब चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह के जीके जो 1000 में मैराथन जीके या इसको महासंग्राम जीके जो मैं 1000 ये महासंग्राम सीरीज जो हम चला रहे हैं, इसका ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 3 हम तुरंत ही इसी चैनल पर आप लोगों को एक बार फिर 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।